स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का रत्न कहा था। 2. इसके निवासी इसे कांगली पाक या सनलेई पाक स्वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं। 3. यह उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम तथा पूर्व और दक्षिण पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उपरोक्त विवरण से सही सुमेलित है? ए. मणिपुर, बी. जम्मू कश्मीर, सी. सिक्किम, डी. मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. मणिपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मणिपुर पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा एक खूबसूरत राज्य है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का रत्न कहा था। इसके निवासी इसे कांगली पाक या सनलेई पाक स्वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं। यह उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम, दक्षिण पश्चिम में मिरम तथा पूर्व और दक्षिण पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। यह एक पठार युक्त घाटी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2600 फीट है। मणिपुर की पहाड़ियां और पर्वत हिमालय की शाखाएं हैं जो भारत की उत्तरी सीमा का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसके तहत एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करने की अनुमति है। 2. राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिसका प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। 3. विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में गवर्नर की भूमिका की उत्पत्ति वर्ष 1854 के वुड्स डिस्पैच में देखी जा सकती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसमें एक ही व्यक्ति को कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है, अतः कथन 1 सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 राष्ट्र की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्रदान करता है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है तथा इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार वह इसका प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है, अतः कथन 2 सही है। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका की उत्पत्ति 1854 के वुड के डिस्पैच से पता लगाई जा सकती है। इसमें सिफारिश की गई थी कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले उच्च पद के व्यक्ति होने चाहिए, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित प्रणाली है। 2. यह उपयोगकर्ताओं या व्यापारियों को अपने बैंक ऐप के माध्यम से एक सरल संदेश भेजकर दूसरों से धन का अनुरोध करने की सुविधा प्रदान करता है। 3. यूपीआई केवल भारत में उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई। यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एक प्रणाली है, अतः कथन 1 सही है। यह उपयोगकर्ताओं को केवल अपने फोन नंबर या यूपीआई आईडी नामक विशिष्ट पहचानकर्ता का उपयोग करके तुरंत धन भेजने और प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और इमीडिएट पेमेंट सर्विस जैसी अन्य भुगतान विधियों के विपरीत यूपीआई उपयोगकर्ताओं या व्यापारियों को अपने बैंक ऐप के माध्यम से एक सरल संदेश भेजकर दूसरों से पैसे का अनुरोध करने की सुविधा भी प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। हाल के वर्षों में कई देशों ने सीमा पार भुगतान के लिए यूपीआई को अपनाना शुरू कर दिया है और भारतीय निवासी कुछ मामलों में विदेशों में यूपीआई आधारित सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए यूपीआई भुगतान अब सिंगापुर, यूएई और भूटान जैसे देशों में विशिष्ट भागीदारी के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीप युग्मों पर विचार कीजिए। 1. ऑकलैंड द्वीप समूह न्यूजीलैंड। 2. फरासन द्वीप सऊदी अरब। 3. मैकवरी द्वीप ऑस्ट्रेलिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑकलैंड द्वीप न्यूजीलैंड का एक द्वीप समूह है जो दक्षिण द्वीप से 465 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है।
फरासन द्वीप सऊदी अरब से संबंधित लाल सागर में जिजान के तट से लगभग 40 किलोमीटर दूर प्रवाल द्वीपों का एक लघु समूह है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। मैकवरी द्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये सब अंटार्कटिक द्वीप समूह का हिस्सा है और इसका प्रबंधन ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक डिवीजन द्वारा किया जाता है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वह सीमा है जहां कुछ भी यहां तक कि प्रकाश भी अभिकर्षित होने से नहीं बच सकता। 2. दूरबीनों का उपयोग कर उनकी सतह का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके ब्लैक होल का पता लगाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा होती है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता, अतः कथन 1 सही है। ब्लैक होल को दूरबीनों का उपयोग करके प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता क्योंकि वे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक यह देखकर ब्लैक होल का पता लगा सकते हैं कि वे आसपास की वस्तुओं को कैसे प्रभावित करते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, जापान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जापान प्रशांत महासागर के अग्निवलय पर स्थित है जिसके कारण यहाँ प्रायः भूकंप की बारंबारता और ज्वालामुखी सक्रियता बनी रहती है। 2. कुरोशियो धारा एक शीत महासागरीय धारा जापान के तापमान को कम कर वहां की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जापान प्रशांत महासागर के अग्निवलय के अनुदेश स्थित है जो उच्च विवर्तनिक सक्रियता वाला क्षेत्र है। इसके परिणाम स्वरूप समग्र देश में प्रायः भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, अतः कथन 1 सही है। कुरोशियो धारा वास्तव में एक कोष्ठ महासागरीय धारा है, न कि शीत, और इसलिए यह अपने आसपास के क्षेत्रों में तापमान बढ़ाकर जापान के जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, विशेष रूप से जापान के दक्षिणी तट पर, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इंडो यूरोपीय भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. तमिल और तेलुगु सहित सभी प्रमुख भारतीय भाषाएं इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित हैं। 2. संस्कृत इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पुरानी ज्ञात भाषाओं में से एक है। 3. इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में दक्षिण एशिया और यूरोप दोनों में बोली जाने वाली भाषाएं शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तमिल और तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसे अन्य प्रमुख दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, न कि इंडो यूरोपीय परिवार से, अतः कथन 1 सही नहीं है। संस्कृत को इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के भीतर सबसे पुरानी प्रलेखित भाषाओं में से एक माना जाता है, जिसका सबसे पुराना रूप वैदिक संस्कृत लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व का है, अतः कथन 2 सही है। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में दक्षिण एशिया और यूरोप दोनों में बोली जाने वाली भाषाएं शामिल हैं, जिसमें इंडो ईरानी और जर्मनिक, रोमांस और स्लाविक जैसी शाखाएं शामिल हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली एक स्वदेशी जनजातीय समुदाय है। 2. भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जारवा एक स्वदेशी जनजाति है जो भारत के अंडमान द्वीप समूह में रहती है। वे शिकारी संग्राहक है जो हजारों वर्षों से द्वीपों पर रहते आ रहे हैं, अतः कथन 1 सही है। भील जनजाति जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भील जनजाति की जनसंख्या 46,18,068 थी, जो कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का 37.7% थी, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सुखोई Su-30 MKI ट्विन इंजन 2 सीट बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ए. यूनाइटेड किंगडम, बी. ईरान, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. रूस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुखोई Su-30 MKI ट्विन इंजन 2 सीटों वाला बहुउद्देशीय मल्टी रोल लड़ाकू विमान है
जिसे रूस के सुखोई द्वारा विकसित किया गया है तथा भारतीय वायुसेना के लिए भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित किया गया है। हवाई श्रेष्ठता, जमीनी आक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और समुद्री आक्रमण के अभियानों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु डिजाइन किया गया, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत केंद्र सरकार को परमाणु ऊर्जा पर विशेष अधिकार प्राप्त है। 2. परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भारत में परमाणु उद्योग के भीतर सुरक्षा मानकों और अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। 3. भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करता है क्योंकि वह भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों का पालन करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का नियामक परिदृश्य। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत केंद्र सरकार के पास परमाणु ऊर्जा पर विशेष अधिकार है, अतः कथन 1 सही है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भारत में परमाणु उद्योग के भीतर सुरक्षा मानकों और अनुपालन के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 2 सही है। परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 के तहत ऑपरेटर की देयता को स्वीकार की सहायता सहित 15,000 करोड़ रुपए तक सीमित किया गया। भारत परमाणु बीमा पुल दुर्घटनाओं के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के तहत IAEA सुरक्षा उपायों का पालन करता है, लेकिन परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता बनी रहती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नकबा, 6 दिवसीय युद्ध और 2 स्टेट सॉल्यूशन पद प्रायः समाचारों में किस संदर्भ में देखे जाते हैं? ए. सीरियाई गृह युद्ध, बी. इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष, सी. खाड़ी युद्ध, डी. अरब स्प्रिंग। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।